Hello everyone. Once again welcome to Pro Trading Solutions. In today's class, we will be discussing about the regulatory framework or the key players in the stock market. So as I said, regulatory framework means there must be some regulatory body or which is called the head of the department, right? Okay. Before moving forward, let's discuss about the financial system of India. So, financial system of India is divided in three types. First is the money market, second one is the capital market, and third one is the forex or foreign exchange market. So, for each vertical like money market, capital market, and forex, there are some regulatory body who controls each department or each vertical. You must have heard about Reserve Bank of India, right? So, what is the Reserve Bank of India? It is the regulatory body of money market where the banks, the customers are involved in the money market. The product is money itself. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और इट रेगुलेट्स द मनी मार्केट, रेगुलेशंस क्रिएट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक द बैंक मस्ट obey the interest rate criteria, the loans criteria, the assets criteria and liability criteria, etc. ठीक है, सो रिजर्व बैंक कौन है? रिजर्व बैंक इज द बैंकर्स बैंक, सारे बैंक्स का बैंक है वो. इट गिव्स सम डिपॉजिट्स और रिजर्व ऑफ आउट ऑफ ऑल द बैंक्स. सारे बैंक्स, हम लोग जितने भी पैसे रखते हैं बैंक्स में, वो पैसा कहाँ पे रिजर्व रहता है और किसका रेडार में रहता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेडार में रहता है. सपोज़ कोई बैंक शॉर्टफॉल कर रहा है कहीं पे लोन्स में और द लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में, तो वो क्या करता है? लोन देता है उन लोगों को. ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो जस्ट कीप इन माइंड दैट के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ money market. Similarly, there must be some regulatory body of capital market, right? So the regulatory body of capital market who regulates the capital market is called SEBI. SEBI stands for Securities Exchange Board of India. ठीक है, सो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जितने डिपॉजिटरीज हैं और ऑल द ट्रेडिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रहा है वो सेबी के राडार में है. इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर द कैपिटल मार्केट. ओके, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट. ओके, दीज आर सम सिनोनिम्स यू मस्ट कीप इन नोट्स कि कैपिटल मार्केट हो गया, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये एक चीज़ को डिफाइन करता है. ठीक है, सेम है, सम काइंड ऑफ सिनोनिम्स हैं ये लोग. तो शेयर मार्केट बोलना जो है कैपिटल मार्केट बोलना वही है. यू मस्ट नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडी इन कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है. एज यू मस्ट हैव नोन कि आप लोगों में से जो भी ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट खुलता है कितने बजे? इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15, राइट, एंड क्लोज होता है 3:30. ओके, सो दिस इज़ द अपडेटेड वन. मे बी इन फ्यूचर में चेंज हो सकता है टाइमिंग, बट जो टाइमिंग फिक्स्ड है वो किसने किया है? एज पर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी हुआ है वो. ओके, जो भी हो रहा है हम लोगों का सेटलमेंट, जैसे परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग, डिस्प्यूट्स, कंप्लायंस, आईपीओ, एफपीओ, जो भी पड़े वो किसके राडार में? सेबी के राडार में है. वो अप्रूवल देता है तभी होता है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन फंक्शन और द बुक में कौन क्या डिफाइंड है अबाउट द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. So, as I said, it is a regulatory body of securities and commodity market in India under the ownership of finance, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो क्या करता है? वो ओन कर रहा है सेबी को. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12th April 1988 and given statutory powers on 30th January 1992 through the SEBI Act 1992. ओके, सो ये कब आया था आपका? 1988 में आया था. देर इज़ एन एक्सचेंज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज इन एक्सेप्शन सिंस 1875. वो बहुत ही पुराना एक्सचेंज है. ओके, उसका इंडेक्स तो 84 में आया था, सॉरी 86 में आया था, 1986 में, जब सेबी बना नहीं था.
सो सेबी उसके बाद ही आया, 2 साल के बाद। शायद तभी रेगुलेशन ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट था, वो देख रहा था और जितना भी एक्टिविटीज़ हैं, इसीलिए बहुत सारे लूपहोल्स हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट लूपहोल्स और बैकड्रॉप्स, क्या किया कि सेबी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गवर्नमेंट ने, और वो क्या कर रहा है कि कंट्रोल कर रहा है कैपिटल मार्केट को। करेंटली माधवी पुरी, उनका नाम है माधवी पुरी बुच, वो चेयरमैन है सेबी का। इससे पहले थे अजय त्यागी, मिस्टर अजय त्यागी। ओके, सो ये माधवी टूक चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑन 1 March 2022, रिप्लेसिंग अजय त्यागी। वॉज टर्म एंडेड इन 28 February 2022। वो बहुत साल थे। उसके बाद माधवपुरी वाज इनफैक्ट, माधवपुरी इज़ इनफैक्ट द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। इससे पहले कोई भी फीमेल और वुमेन चेयरपर्सन नहीं थे। द मेन फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। अभी देख रहे हैं कि मेन फंक्शन क्या है। सो ये क्या कर रहा है कि प्रोमोट कर रहा है सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया, मतलब इसका मार्केटिंग कर रहा है, इसको ब्रांडिंग कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स इट टेक केयर्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड रेपुटेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। सेकेंडली क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। व्हाट डू वी मीन बाय द इन्वेस्टर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मतलब होता है कि दैट वी हैव द व्हाट, द एंगेजमेंट और द फेथ, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, राइट? कि आई हैव एन इंटरेस्ट इन सम स्टडी, आई हैव एन इंटरेस्ट इन सम हॉबी, तो आई हैव एन इंटरेस्ट इन सम प्रोफेशन लाइक इन्वेस्टिंग एंड ऑल। तो ये सभी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। Thirdly, it is responsible for the regulation of all the activities that take place in the stock market। ठीक है, ये तीन उसका मेन फंक्शंस है। फर्स्ट वन इज द promotions of securities market in India, second one is the protection of investors interest, and third one is the regulations of all the activities that take place in the stock market। ठीक है, so this is the first key player, which is the regulatory body in the stock market। So, in the hierarchy of regulatory framework, the first place goes to the regulatory body itself, which is SEBI। ठीक है, एंड उसके नीचे आता है द सेकेंड प्लेस गोज टू द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। So about the stock exchange in India, these are the financial intermediaries that connects buyers and sellers and facilitate a trade of the stock listed on that stock exchange। ओके, इसका मतलब होता है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट प्लेस। हम लोगों के आसपास एक मार्केट प्लेस होगा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, और आप जाते होंगे मार्केटिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट, तो एक मार्केट प्लेस है, तो एक्सचेंज भी वही होता है, मार्केट प्लेस होता है। जैसे वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है, मार्केट प्लेस क्या करता है, आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, देयर आर सम सेलर्स एंड यू आर द बायर कंज्यूमर्स, तो वहाँ पे मीट करते हैं ना, वो फैसिलिटेट करता है। सेलर्स आते हैं, अपना प्रोडक्ट शो करते हैं, आप जाते हो परचेज करते हो। सिमिलरली एक्सचेंज क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द बायर्स एंड सेलर्स टू परचेज एंड सेल व्हाट, स्टॉक्स, शेयर्स। शेयर्स को हम लोग वहाँ पे सेल परचेज करते हैं, मतलब एक्सचेंज होता है बायर से सेलर्स के पास, सेलर से बायर्स के पास एक्सचेंज होता है वो फंड्स एंड शेयर्स। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, so in India there are two principal stock exchange, most famously known NSE and BSE। अभी मैं आस्क यू ए क्वेश्चन लाइक BSE का फुल फॉर्म पता होगा एंड NSE का फुल फॉर्म। ऑब्वियसली BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी आप बता सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे सिचुएटेड है और एग्जिस्ट करता है? ऑब्वियसली बॉम्बे, एज द नेम सजेस्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे मतलब होता है कि बॉम्बे में है, मुंबई, राइट नाउ इट इज़ नोन एज मुंबई। सो एग्जैक्टली वो दलाल स्ट्रीट, फोर्ट एरिया है वो, दलाल स्ट्रीट में सिचुएटेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा, देयर इज़ अ राउंड शिप बिल्डिंग होता है, एंड उसका एक वर्टिकल बड़ा सा भी बिल्डिंग होता है, एंड आगे ऐसे रिफ्लेक्ट रहता है कि जैसे टिक्कर टाइप ऐसे फ्लोर होता रहता है, फ्लो होता रहता है वो प्राइस वगैरह। सो दैट इज़ द बीएससी बिल्डिंग। और बीएससी का तो उसमें नाम में ही है कि बॉम्बे। ओके, व्हाट अबाउट द एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नॉट इन नेशनल, ठीक है, ये भी मुंबई में है। ओके, एंड द लोकेशन इज बीकेसी, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। सो द मुंबई इज द ओनली सिटी जिस सिटी में दो एक्सचेंजेस हैं इन इंडिया, ठीक है। दैट्स व्हाई मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया। Okay, so apart from NSE and BSE, there are few other exchanges also there, like MCX, NCDEX, etc. तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ लेट्स इतना ही डिस्कस करते हैं कि देर आर टू मोस्ट एक्टिव और प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग, एंड दोज आर NSE एंड BSE। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी थे इंडिया में, जो कि सेबी का एक पॉलिसी आया था, एग्जिट पॉलिसी, उसके तहत वो लोग बंद हो चुके हैं। दो स्टॉक एक्सचेंजेस आर क्लोज्ड एज ऑफ नाउ। सो ओनली कोलकाता में एक स्टॉक एक्सचेंजेस है, वो क्लोज नहीं हुआ है, बट विच इज़ नॉट फंक्शनल, वहाँ पे ट्रेड नहीं होता है, बट है, शायद उसका केस चल रहा है समवेयर कोर्ट में, ठीक है। So the second vertical was stock exchange. I hope you are clear right now. In previous class, we had discussed about the secondary market, right? So these two, BSE and NSE, are nothing but the secondary market of India. In the hierarchy of regulatory framework, the third place goes to depositories. So let's discuss about the depositories. As the name suggests, depositories मतलब होता है कि it provides a depository service, like it provides a locker facility. Okay, यहाँ पे हम लोग अपना कुछ चीज़ को रख सकते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड द स्टॉक्स। सो डिपॉजिटरीज में क्या होता है कि हम लोग अपना स्टॉक्स विच आर इन डिमेटलाइज फॉर्म को रख सकते हैं। ओके, इट्स काइंड ऑफ लॉकर फैसिलिटी। So there are two depositories in India. First one is called NSDL. NSDL stands for National Securities and Depository Limited. Second one is called CDSL, Central Depository Service Limited. NSDL was established in August 1996 and CDSL was established in the year 1999. So just recall the previous class जहाँ पे मैंने बताया था कि what is the dematerialization process and what are the requisites of dematerializations. So in previous class हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि prior to the year 1991 ऑल द शेयर्स वर इन फिजिकल फॉर्मेट, जैसे कि आपका पेपर फॉर्मेट में था, और उसको ट्रेड करने में बहुत सारे हैसल्स होते थे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हैसल्स और हैसल्स फ्री करने के लिए डिमेटलाइजेशन प्रोसेस को ऑप्ट किया गया फॉलोइंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हु took charges or who took responsibility to convert all the physical shares into the dematerialization form was NSDL, National Security Depository Limited. So now we got the point, the first point कि डिपॉजिटरी का काम यही होता है कि फिजिकल फॉर्मेट शेयर्स जो भी है फिजिकल फॉर्म में उसको डिमेटलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये फर्स्ट काम हो गया। सेकंड वर्क इज जितने भी डिजिटल फॉर्म में शेयर्स है उन लोगों का रिकॉर्ड रखना उनका काम है। सो इट प्रोवाइड्स ए लॉकर काइंड ऑफ फैसिलिटी, जहाँ पे लाइक ईच लॉकर डिनोट्स टू ऑल द शेयर होल्डर्स। लाइक आप एक शेयर होल्डर हो तो आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड होता है विच इज़ कॉल्ड DPID। ओके, अभी नेक्स्ट टर्म है DP, तो डिस्कस करेंगे, बट यू विल बी गेटिंग ए DPID जब आप अकाउंट्स खोलते हो तो। एंड उस DPID के अंडर आप अपना शेयर्स को रखते हो। ओके, सो वट एवर द शेयर्स यू आर होल्डिंग उस DPID के अंडर रहता है, एंड वो DPID किसके राडार में होता है और किसके कंट्रोल में होता है? वो डिपोजिटरी के कंट्रोल में होता है, ठीक है। ओके।
सो एज आई एक्सप्लेन, डिपॉजिटरीज आर समथिंग विच प्रोवाइड्स अस द लॉकर फैसिलिटी, और हम लोगों का जितने भी स्टॉक्स है, शेयर्स है, उनका रिकॉर्ड उसके पास ही रहता है थ्रू और DPID। ओके, दैट मीन्स द DP अकाउंट्स और डीमेट अकाउंट। हम लोगों का डीमेट अकाउंट्स किसका रिकॉर्ड में रहता है और किसका सुपरविजन में रहता है, दैट इज़ द डिपॉजिटरीज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड दैट कि अभी हम लोगों का डीमेट अकाउंट कहाँ पे खुलता होगा। ऑब्वियसली डीमेट अकाउंट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ डिपॉजिटरीज, बट वी कांट ओपन डीमेट अकाउंट इन डिपॉजिटरीज डायरेक्टली। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोगों को अभी कुछ सिम कार्ड लेना है, जियो का सिम कार्ड लेना है। ठीक है, अभी जियो का जो भी सिम कार्ड का नंबर है वो किसके अंडर है और किसका सुपरविज़न में है, दैट इज़ द रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनली। रिलायंस जो है उसके अंडर में है ना, उसका एक सिस्टम है कम्प्लीटली। ओके, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड उनका सिस्टम है जिसके वो क्या करते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू दैट नंबर। अभी इस नंबर का मुझे पोस्टपेड या प्रीपेड करना है या कुछ तो मॉडिफाई करना है या तो कुछ तो इशू आ गया है, तो मैं किसको इंक्वायरी करूँगा? डायरेक्टली वो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी को तो नहीं जाऊँगा ना। तो ऑब्वियसली उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा लोकल में, उसको मैं, जैसे कि जियो ऑफिस वगैरह होते हैं ना, तो उनको मैं जाके कंसल्ट करूँगा कि मेरा जो प्लान है और जो मेरा सिम कार्ड है उसको मुझे क्या कन्वर्ट करना है, पोस्टपेड टू प्रीपेड और प्रीपेड टू पोस्टपेड करना है, या तो उसका प्लान चेंज करना है। एवरीथिंग जो भी इशू हो गया मैं लोकल और रिप्रेजेंटेटिव को करूँगा। सिमिलरली जैसे हम मुझे डीमेट अकाउंट खोलना होगा तो डायरेक्टली मैं NSDL और CDSL को नहीं जा सकता। ठीक है, और दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, हम लोग ऐसे अलाउड नहीं है कि इस NSDL और CDSL में जाके डायरेक्टली और खोलेंगे। सो डीमेट अकाउंट कहाँ पे खुलता है? ये एक ऑथोराइज्ड पर्सन के यहाँ खुलता है। तो हु आर दोज ऑथोराइज्ड पर्सन? दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज और द ब्रोकर्स। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए जैसे कि एंजल वन, जीरोधा, ये सारे कौन है? फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। सो दीज आर द ऑथोराइज्ड पर्सन और लाइसेंस बॉडीज फ्रॉम द depositories. Hence, these are participants of the depositories. That's why these are in short called depository participants or DP. Hence, whenever we open a demat account in a stock broking company or financial service company, we get a what? DPID. ठीक है, every company who are the authorized person or licensed body, they got a DPID। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का क्लाइंट आईडी फॉलो होता है। जैसे आपने देखा होगा कि देर इज़ अ DPID और क्लाइंट आईडी अलग अलग होता है ना। DPID सेम होगा, जैसे कि एंजल वन में मैं अकाउंट ओपन किया है तो जितने भी लोग अकाउंट ओपन किए हैं सबका DPID सेम होगा। उसके बाद फॉलो होगा कुछ डिजिट क्लाइंट आईडी विच इज़ डिफरेंट। ओके, सो एंजल वन हैज़ गॉट अ DPID जो कि अपने क्लाइंट्स का डीमेट अकाउंट्स में क्या इनिशियल्स में ऐड होता रहेगा। होप यू गॉट दिस पॉइंट। So the next key players in stock market we should discuss about is the stock brokers. So कुछ लोग confused हो जाते हैं, few people get confused about the stock brokers and DP. ठीक है, so DP can be a stock broker, जैसे for an example Angel One is a DP और as well as a stock broker, जहाँ पे हम लोग डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खोल सकते हैं। ओके, बट स्टॉक ब्रोकर एंड DP के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक एनी वन कैन बी ए स्टॉक ब्रोकर, है ना, जिसको DP ऑथोराइज करता है। जैसे एंजल वन क्या करेगा कि देर इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू बी ए सब ब्रोकर। ओके, एक सब ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर के अंडर रहता है। सिमिलरली द ब्रोकर्स कम्स अंडर द DP। ओके, सो सब ब्रोकर को क्या अथॉरिटी मिलता है कि ही कैन ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट, बट डीमेट अकाउंट्स तो DP एक ही DP के अंडर ही रहेगा, एंजल वन के अंडर। यू गॉट माई पॉइंट? तो जो स्टॉक ब्रोकर होता है उसके यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खाली खुलता है, बट DP एंड स्टॉक ब्रोकर इटसेल्फ वहाँ पे क्या होता है कि डीमेट अकाउंट भी और ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाता है। ओके, ठीक है। अभी आपका स्टॉक ब्रोकर आपको
क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग रिलेटेड सर्विस, जो आपका डे टू डे ट्रेडिंग हो गया, एडवाइजरी सर्विस हो गया, वो आपका स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड कर सकता है। बट डीपी सर्विस जो हो गया, जैसे कि आपका डीमेट अकाउंट में कुछ इशू है, जैसे सेटलमेंट प्रोसेस में कुछ इशू आ गया, या तो ऑक्शन प्रोसीजर में कुछ चला गया स्टॉक्स, तो उसके लिए आपका डीपी और दैट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैंडल करता है उसको, मतलब दैट लोअर लेवल सर्विसेज सारे स्टॉक ब्रोकर्स में रिजॉल्व हो सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के पास। बट थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड सर्विस है, कुछ इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ डीपी और डीमेट अकाउंट से रिलेटेड, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रिजॉल्व होता है। ओके, देन द नेक्स्ट की प्लेयर्स, और एक की प्लेयर है, दोज आर कॉल्ड कस्टोडियंस। ओके, आप लोगों में किसी ने सुना होगा शायद अबाउट द कस्टोडियंस। ओके, कस्टोडियंस क्या करता है कि आपका अकाउंट मैनेज करता है और पोर्टफोलियो मैनेज करता है क्लाइंट्स के बिहाफ में। दोज दीज आर द पर्सन, वो कौन क्या करते हैं कि आपका अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, आप उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे, ऑथोराइज करोगे, तो दे हैंडल योर अकाउंट्स। स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, दे आर नॉट ऑथोराइज टू हैंडल योर अकाउंट्स। वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, आपको सपोर्ट करेगा। बट कस्टोडियंस आपका टोटली फंड्स मैनेज करेगा, आपका अकाउंट्स हैंडल करेगा, एंड दोज आर द कस्टोडियंस। जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गया, ये सारे कस्टोडियंस हैं। Then the next key players in the stock market are investors and traders. Could you tell me what is the difference between investors and traders? Actually, there is a slight difference between investors and traders, and that is the perspective, the vision. Those who have the long term vision are called investors, whereas those who have a short term vision or the perspective is very short term, those are called traders. Like you must have known about intraday trading, okay, and those buyers who trade in derivatives like futures buyers, option buyers, इन लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अ ट्रेडर। वेयरएज इन्वेस्टर्स, लाइक जो पोर्टफोलियो क्या क्रिएट करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, जिनका एक्चुअली बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन रहता है, लाइक मोर देन 1 ईयर 5 ईयर्स ऐसे, उनको हम लोग इन्वेस्टर्स कहते हैं। सो इन्वेस्टर्स आर जनरली रिस्क एवर्स, वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट को अगर आप टाइम दोगे तो वो रिस्क उससे हट जाता है, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म में यू कैन प्रोजेक्ट द प्रॉफिट। वेयरएज द ट्रेडर्स आर ऑलवेज रिस्क टेकर्स, वो रिस्क एसोसिएटेड होता है बिकॉज इन विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट्स नॉट नेसेसरीली कि आपका प्रॉफिट प्रोजेक्शंस कुछ आए, मे बी वो प्रोजेक्शंस लॉस की तरफ भी जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो ट्रेडर्स होते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं, whereas इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। ओके, दे यूज़ मैनी स्ट्रेटजीज लाइक रिस्क हेजिंग वगैरह वो कर सकते हैं, बट ट्रेडर्स नहीं करते, सिंपली आया तो आया, otherwise they bear losses as well. Okay, so uh, these investors and traders are again divided in various categories, ठीक है। Okay, let's discuss about this. So these categories are basically called institutional investors and individual investors. Individual investors means the layman or the anyone, any individual, जैसे कि हम लोग हो गए। Suppose being a person, you open a demat account, so you will be treated as individual investors or trader. बट अगर कोई कंपनी इंस्टीट्यूशंस अकाउंट ओपन करता है, होप यू नो अबाउट दैट ना, कि एवरी इंस्टीट्यूशन और कंपनी हैव देयर आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, वो एक्चुअली एक डिफरेंट एंटिटी माना जाता है वंस द कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड। उसके नाम पे एक पैन कार्ड इशू होता है। सो ए कंपनी कैन ओपन ए डीमैट अकाउंट, उसके नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूशन
डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी कंपनी तो नहीं कर सकता, कंपनी के बिहाफ में उसका जो ओनर प्रोमोटर्स रहते हैं या तो जो फंड मैनेज करता है वही करता है। तो ब्रॉडली दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, एक होता है इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशनल आर अगेन ऑफ टू टाइप्स।